गर्मियों के दिन थे। मैं छत पर चटाई बिछाकर सोई हुई थी क्योंकि रूम के अंदर बहुत गर्मी थी। छत पर थोड़ी दूरी पर मेरे जेठ जी भी सो रहे थे और बगल में चटाई पर मेरे पति भी। छत पर सोने की वजह से बीच बीच में मेरी नींद टूटती रहती थी। ऐसे ही एक बार जब मेरी आंख खुली तो मैं देखकर डर गई कि छत पर कोई काला साया दौड़कर भाग रहा है। मैं झटके से उठ बैठी। मुझे ऐसा शक हुआ जैसे वो जेठ जी ही थे और मेरे पास आकर वो मुझे घूर रहे थे। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा था। मैंने पानी की बोतल उठाई और गटागट से पानी पी गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोऊंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मेरे जेठ जी ज़्यादा किसी से घुल मिलकर बातचीत नहीं करती थी। उनके इसी अहंकारी स्वभाव के कारण मेरी जेठानी उन्हें बरसों पहले छोड़कर चली गई थी। बाद में उन दोनों का तलाक भी हो चुका था। उसके बाद मेरे जेठ जी ने शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिश्ता आता था तो आस पड़ोस के लोगों से वो लोग पता कर लेते थे और फिर उनका रिश्ता नहीं हो पाता था। इस बात से धीरे धीरे जेठ जी बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। उस समय तक मेरे पति आदित्य की शादी मुझसे नहीं हुई थी। अब मम्मी पापा तो दुनिया में थे नहीं। आदित्य को भैया भाभी का सहारा था। जब भाभी इस घर से चली गई तब आदित्य भी उदास और अकेला रहने लगा था। भैया तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। आदित्य उनसे बहुत डरता था और इसी वजह से वो पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं कर पाया। मेरी और आदित्य की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हम दोनों पहले दोस्त बने, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक बार आदित्य का जन्मदिन था तो वो काफ़ी उदास था। मैंने उसे तोहफे में एक अच्छी सी टी शर्ट गिफ्ट की थी तो वो बड़ा भावुक हो गया था और उसने ना जाने क्या सोचकर मेरी हथेली थामते हुए कहा, काजल, पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मेरे परिवार में अपना कहने वाला कोई नहीं है। एक भाभी थी, वो भी भैया से तलाक लेकर चली गई। भैया मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। वो दूसरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने तो जिद पकड़ के रख ली है कि अगर उनकी शादी नहीं होगी तो वो मेरी शादी भी नहीं करवाएंगे। हालांकि अभी तो मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भैया के साथ रहने में बड़ा डर लगता है। पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। वो एक सांस में ही सब कुछ कह गया था। मैं 2 पलों को स्तब्ध रह गई थी, लेकिन मन ही मन मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। तो मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आदित्य, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। भविष्य में जैसे भी दिन आएंगे मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने उसे समझा तो दिया था, पर वो और भी ज़्यादा उदास होता चला गया। एक मेरे साथ ही वो थोड़ा अच्छा समय बिता पाता था। खैर, धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। मैं तो खुशी से झूम उठी थी। आदित्य भी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करने लगा था और अब वो चाहता था कि हमारी शादी हो जाए। इधर मेरे घर पर भी शादी की बात चलने लगी थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके मेरे मम्मी पापा को आदित्य के बारे में बता दिया। पहले तो मेरे पापा थोड़े नाराज़ हुए थे, लेकिन आदित्य से मिलने के बाद उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। जब मेरे पापा मेरे जेठ जी के पास रिश्ता लेकर आए तो मेरे जेठ जी ने मना करते हुए कहा कि पहले मेरी शादी होगी, फिर मेरे छोटे भाई की शादी होगी। ये सुनकर मेरे पापा हैरान रह गए थे। वो कहने लगे, आपको जब शादी करनी होगी आप कर लीजिएगा, पहले आदित्य की शादी हो जाने दीजिए। आखिर बच्चे कब तक इंतज़ार करेंगे। आदित्य भी पहली बार हिम्मत करके बोला, हाँ भैया, इस घर में काजल आ जाएगी तो घर में थोड़ी रौनक रहेगी। लेकिन मेरे जेठ जी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब एक दिन आदित्य हिम्मत करके मुझे अपने घर लेकर गया और मुझे अपने भैया से मिलवाया। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जेठ जी ने मुझे देखते ही कह दिया कि तुम इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर आए हो। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मैं तो खुशी से झूम उठी थी कि हमारी शादी में जो अड़चन आ रही थी वो दूर हो गई। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये तो मुसीबत की शुरुआत थी। मेरे पापा ने जल्दी ही बहुत धूमधाम से हमारी शादी करवाई। जेठ जी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे मैं घर में रमने लगी थी। अब इस घर में कोई औरत तो थी नहीं, तो सब कुछ मुझे ही संभालना था। सुबह सवेरे काम निपटाकर मैं स्कूल चली जाती थी। फिर दोपहर को आकर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करती थी। फिर शाम के चाय नाश्ते से लेकर डिनर बनाने तक का काम मैं और आदित्य दोनों मिलकर करते थे। जेठ जी इस बीच रसोई में आकर हाथ बटाने की कोशिश करते थे।
तो मुझे अच्छा लगता था कि वो भी घर के कामों में मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं भी उनका पूरा ध्यान रखती थी और उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी तो वो जाकर अजीब तरीके से मेरे कंधे को दबाते हुए बोले, काजल, क्या स्पेशल पका रही हो आज? रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा असहज हो गई थी और अपने कंधे से जेठ जी का हाथ हटाते हुए बोली, भैया, आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। वो बहुत खुश हो गए और मेरी तारीफ करते हुए बोले, काजल, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती हो। सच में तुम्हारे आने के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना कहकर जेठ जी ने मेरी ओर एक पैकेट बढ़ा दिया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक सुंदर सी हीरे की अंगूठी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, भैया, ये तो बहुत कीमती लगती है। तब जेठ जी ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अरे काजल, कीमत की फिक्र तुम मत करो। मेरा सब कुछ वैसे भी तुम्हारा ही तो है। तुम बस खुश रहो और हमें भी खुश रखो। अब तुम हमारी खुशी का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? मुझे उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई। मैंने वो गिफ्ट उन्हें वापस करते हुए कहा, नहीं भैया, मैं इतना कीमती उपहार अपने पास नहीं ले सकती। तब जेठ जी ने जरा नाराज होते हुए बोले, क्यों नहीं ले सकती? मुझे पता है आदित्य की कमाई कितनी कम है। मेरे अकाउंट में इतने सारे रुपए भरे पड़े हैं, वो सब तुम्हारे हो सकते हैं। बस तुम मेरी खुशी का ध्यान रखा करो। मुझे अब उनकी बातें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। मैंने गुस्से से उनका गिफ्ट उनके हाथों पे रख दिया और चूल्हा बंद करके रसोई से बाहर चली गई। उस दिन के बाद से मैंने जेठ जी से बातचीत करना बंद कर दिया था। इस बारे में जब मैंने अपने पति को बताया तो वो मुझे समझाते हुए कहने लगे, भैया के अकाउंट में बहुत रुपए हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि वो तुमसे खुश होकर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हों, लेकिन अगर तुम्हें वो अंगूठी नहीं चाहिए थी और तुमने लौटा भी दी तो कोई बात नहीं। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं थी। मुझे तो बात कुछ और ही लग रही थी। वैसे ही हम औरतों के पास ये क्षमता होती है कि हम मर्दों की नज़रें देखकर समझ जाते हैं कि कौन हमारे बारे में कैसा भाव रखता है। उस दिन के बाद से मैं जेठ जी से कटी कटी रहने लगी थी। वो बड़े बेचैन से नजर आते थे। वो मुझसे बात करने की कोशिश भी करते थे, मेरे करीब आने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूर रहती थी। मुझे अब उस घर में अजीब सी घुटन महसूस होती थी। वैसे तो जेठ जी दिन भर ऑफिस में रहते थे, लेकिन दिन भर तो आराम से निकल जाता था। लेकिन शाम को जब वो ऑफिस से आते और कभी कभी आदित्य को ऑफिस से आने में देर हो जाती थी, तब तो डर के मारे मैं खुद को अपने कमरे में ही बंद कर लेती थी। एक दिन बाहर तेज बरसात हो रही थी। मैं रसोई में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। जेठ जी के घर आने में अभी 1 घंटे का समय बाकी था, तो मैं फटाफट से काम निपटा रही थी, क्योंकि आज आदित्य ने कहा था कि उसे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं रसोई में काम ही कर रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। रसोई में पूरा अंधेरा हो गया था। मैं मोमबत्ती ढूंढने लगी, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे जेठ जी ने मुझे दबोच लिया। शायद मौसम खराब होने की वजह से वो ऑफिस से जल्दी आ गए थे। मैं तो हक्की बक्की सी रह गई थी और उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। मेरे जेठ जी ने मुझे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि ज़रा आराम से मेरी बात नहीं मान सकती क्या? तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे सोने चांदी से तौल दूंगा। इतना कहकर वो मुझे घसीट कर बेडरूम की ओर ले जाने लगी कि तभी अचानक से लाइट आ गई। लाइट आते ही मैंने देखा कि आदित्य दरवाजे पर खड़ा है। मैं जेठ जी की पकड़ से छूटकर आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। मेरे हाथ पैर डर के मारे थर थर काँप रहे थे। बचपन में मेरी सहेली के साथ भी किसी ने ऐसे ही कुकर्म करके उसे गांव के पीछे वाले तालाब में फेंक दिया था। मैंने कितनी ही रातें डरकर रोते हुए गुजार दी थी। आज वो सारी घटनाएं एक बार फिर से किसी चलचित्र की भांति मेरे सामने घूमने लगी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं हिचकियाँ लेकर रोए जा रही थी। आदित्य हैरानी से बोला, भैया, ये आप क्या कर रहे थे? मैं आपकी पूजा करता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अचानक से आदित्य को सामने देखकर मेरे जेठ जी सकपका गए और वो कहने लगे, देख छोटे, तू तो जानता है मैं वर्षों से अकेला हूँ। मैं थोड़ा बहक गया था, लेकिन प्लीज़ तो ये बात बाहर मत आने देना। देख, एक बार मैंने तेरी पत्नी को हाथ लगाया है, उसके लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। बस तो अपना मुंह बंद रखना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं सोच रही थी कि आदित्य गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा कि आप मेरी पत्नी की इज्जत की कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन आदित्य खामोश रह गया। वो मेरी तरफ घूमा और मुझे समझाने लगा, देखो काजल, भैया से गलती हो गई है, तुम इस बार उन्हें माफ़ कर दो।
आगे से ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी कि तभी मैंने देखा आदित्य मोबाइल में कुछ कर रहा था। वो अपने भैया की ओर मुड़ गया और कहने लगा, भैया क्या कह रहे थे आप? एक बार फिर से काजल को समझा दीजिए, ये आपकी बात ज़रूर मान जाएगी। तब तक जेठ जी रिलैक्स हो चुके थे। उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, ये मेरी भूल थी, लेकिन उसके बदले मैं तुम लोगों को 5 लाख रुपए दूंगा। अगर तुम लोग को कम लग रहा है तो मैं 7 लाख देने को भी तैयार हूँ। बस ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी बदनामी नहीं होनी चाहिए। आदित्य धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, थैंक यू भैया। मेरे जेठ जी को लगा कि आदित्य उनकी बात मान गया है। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। वो शायद सोच रहे थे कि रुपए पैसे के बल पर उन्होंने अपने गुनाह को छुपा लिया है, लेकिन अगले ही पल आदित्य मुझे खींचकर कमरे में ले गए और कहने लगा, सॉरी काजल, मुझे भैया के सामने वो नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारी ओर घूमकर तुम्हें इसलिए समझा रहा था ताकि मैं कैमरा ऑन कर सकूं। अब हमारे पास भैया के खिलाफ पक्के सबूत हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मैं झट से आदित्य के गले लग गई। आज मुझे मेरे प्यार पर गर्व महसूस हो रहा था, जिसने इंसाफ के लिए मेरा साथ दिया था। वरना मुझे तो एक पल को डर लग रहा था कि आदित्य पैसे के लिए अपना मुंह बंद रखने को तैयार हो गया और मुझे ऐसे घिनौने इंसान के साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। लेकिन आदित्य ने सच्चाई का साथ दिया था। पुलिस को सारे सबूत दिखाने के बाद पुलिस ने जेठ जी को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें उनके किए की सजा मिलने वाली थी। जेठ जी का घमंड एक पल में ही टूटकर चकनाचूर हो गया था। अब आदित्य और मैं एक दूसरे के साथ नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये घाव ऐसा था कि कभी कभी सपने में मैं चौंक कर उठ बैठती थी। तब आदित्य ने मुझे संभाला था। मेरे मन पर गहरे जख्म लगे थे, लेकिन धीरे धीरे आदित्य के प्यार के सहारे मैं इन जख्मों से उबरने की कोशिश कर रही थी और मेरा अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।